बहुत खुशी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोगों के साथ हैं संगीत ठाकुर जी। मैं पहले इनका परिचय कराऊँ आप लोगों को। विगत कुछ वर्षों से प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठते हैं। 2 बार इन्होंने सफलताएं भी अर्जित की है और पॉलिटी, जिसे हम आप राजनीति विज्ञान कहते हैं, उसके दक्ष छात्रों में से हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठते हैं। तो आज जो हमारा जनमानस संवाद है, इसके संदर्भ में इनसे कुछ लाभकारी जानकारियां जो है सो हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं चाहूँगा कि 2 पंक्ति में आप अपना परिचय जनता को दें। मैं संगीत कुमार ठाकुर श्रीदिलपुर का निवासी हूं, जो रामभद्रपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी हेतु पटना में निवास करता हूं। उसी की तैयारी में लगा हुआ हूं और पंचायत से मेरी गहरी रुचि रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र की जीवंतता मैक्सिमम पार्टिसिपेशन में विश्वास करती है और भारत की 70% आबादी करीब गांवों में निवास करती है। तो लोकतंत्र को धरातल पर लाने का सबसे बेसिक यूनिट, जिस प्रकार हमारे शरीर का सबसे बेसिक यूनिट सेल है, उसी तरह लोकतंत्र का सबसे बेसिक यूनिट आप पंचायती राज को कह सकते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में मेरी गहरी आस्था है और बहुत हद तक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एक चीज़ की जानकारी दी जाए कि ये भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ जी, क्या पंचायती राज व्यवस्था उसी दिन से भारत में है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का जो आधुनिक स्वरूप हम देख रहे हैं, वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1882 के आसपास लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के प्रयासों से पंचायती राज की जड़ें जमी, जो आधुनिक रूप है जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं। लगभग उसकी बुनियाद वहीं से मानी जाती है। लेकिन पंचायती राज संस्थाएं भारतीय सभ्यता में शुरू से ही रही हैं और प्रथम जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिससे पता चलता है, वो चोलकालीन समय से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हमारे देश में मानी जाती है। चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख था, जिसमें पंचायती राज सभ्यता, पंचायती राज संस्थाओं का लगभग में वैसा ही था जिसका सोर्स वहाँ पे इंटेंस देखा जा सकता था। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो आपने कहा, तो किन्होंने देश को आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव या सलाह दिया होगा, तो उनका मकसद कुछ न कुछ तो रहा होगा कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था कितनी सहायक हो सकती है लोकतंत्र के प्रफुल्लित होने में, उसके विकसित होने में। तो जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा पंचायती राज व्यवस्था का, उनका दृष्टिकोण क्या था? महात्मा गांधी सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कहें, स्वतंत्रता से जुड़े हुए कहें, वैसे गांधी को शब्दों में या किसी कालक्रम में या किसी घटना में बांधा नहीं जा सकता, समेटा नहीं जा सकता। गांधी जीवंत हैं और वैसे ही जीवंतता उन्होंने लोकतंत्र के प्रति दिखाई थी। ग्राम स्वराज की संकल्पना को सबसे जोर शोर से यदि किसी ने उठाया तो गांधी जी ने उठाया था। गांधी जी का मानना था कि गांवों को स्वच्छ समृद्ध के बिना देश का विकास, देश की रचनात्मक प्रगति किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। तो
तो ये पहली संकल्पना जो बड़े स्तर पे मानी जाती थी वो गांधी की मानी जाती थी। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जा सकता है संविधान सभा में ग्राम स्वराज पर गांधी जी के जो आदर्श थे उन पर एक लंबी बहस चलने के बाद भीमराव अंबेडकर जी ने इसे राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत इसे उन लक्ष्यों में रखा जिन्हें वास्तव में राज्य को धरातल पे उतारना था। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। आज़ादी के बाद ग्राम पंचायती राज संस्था के विकास की दिशा में पहला प्रयास, गंभीर प्रयास जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा किया गया। 6 दिसंबर 1952 को सामुदायिक विकास परिषद की स्थापना की गई, लेकिन जनमानस के उतने प्रखर नहीं होने की वजह से वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। आगे चलकर कई सरकारों ने कई तरह से प्रयास किया। इस काल में कहें तो जीबी के राव समिति गठित हुई, थंगुन समिति गठित हुई, सिंघवी समिति गठित हुई। ये सारी समितियां आपने 3 महापुरुषों का नाम लिया जी गांधी, अंबेडकर और नेहरू जी। इन तीनों लोगों के सकारात्मक सहयोग और प्रस्ताव हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आपने एक प्रश्न के जवाब के दरमियान ये कहा भी कि भारत की 70% आबादी गाँव से जुड़ी हुई है, तो 70% आबादी एक बड़ा हिस्सा है। तो जिस प्रस्ताव के बाद इस पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करा गया, क्रियान्वयन किया गया लोकतांत्रिक देश में, तो वो प्रतिफलित कितना हुआ? मिला जुला अनुभव रहा। आज 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ था। अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत इसे रखा गया। तब से लेकर आज तक पंचायती राज संस्थाओं ने विकास में बहुत हद तक योगदान दिया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को धरातल पर उतारने के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कहें, महिला सुदृढ़ीकरण की बात कहें, योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने की बात कहें, अभी ज़्यादा पीछे न जाते हुए वर्तमान कोविड के दौरान ही देखा जाए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने में, ट्रेस करने में, सामुदायिक रसोई चलाकर जो अक्षम लोग थे उनके खाने का प्रबंध करने में पंचायती राज ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, उससे ये साबित तो ज़रूर होता है कि पंचायती राज ने अब तक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी निभाई। हाँ, इसमें कुछ कमी ज़रूर आई है। कमी आई है, जनता के प्रयास में भी कमी आई है। जनता भी पंचायती राज संस्था को पूरी तरह से या तो समझ नहीं पाई है या उनमें उनको जिस हद तक भाग लेना चाहिए था, पार्टिसिपेट होना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। आप चुनाव प्रोसेस को ही देख लीजिए, पहले से ही रहता है कैंडिडेट की तरफ कि ये मेरा, यहाँ तक कि कैंडिडेट को मैंने कई कैंडिडेट को कि ये वोट मेरा है, ये वोट मेरा है, आप सुनते होंगे, पहले से ही फिक्स रहता है। तो जब तक कैंडिडेट उस वोट की कीमत को नहीं समझते हैं, पंचायती राज अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं बन। आज करीब 30 लाख जनप्रतिनिधि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो पंचायती राज ने बहुत मदद की है। बिहार में आप जैसा जानते होंगे 50% महिला भागीदारी है। हालांकि 29 कार्यसूची जिसका चर्च हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 जी में किया गया था, उस 29 कार्यसूची में 33% महिला आरक्षण
की व्यवस्था की गई थी। बिहार कुछ उन चुनिंदा राज्यों में है, या यूँ कहें वो पहला राज्य था जिसने महिला उत्थान में पंचायती राज को बहुत इम्पोर्टेंट माना, बहुत महत्व दिया और 50% किया गया। आज देखा जाए तो जहाँ 33% महिलाओं की भागीदारी है, वहाँ महिलाओं की जो जीतने की संभावना है, जो पदासीन है, वो 39 से 41% है, जबकि बिहार में वो 46% है। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न जन्म लेता है कि नारियों की जो भागीदारी है भारतीय राजनीति में ही पंचायत राजनीति भी है, तो नारियों की भागीदारी के प्रति सरकार ने कुछ और सोच रखी कि नारियां बड़े सृजनात्मक सोच की होती हैं, लेकिन गांव घर में पंचायती समुदाय में घूमने के बाद ऐसा खुलकर दिखता है कि मुखियापति, सरपंचपति, वार्डपति, तो फिर ये नारी की भागीदारी कहाँ है? तब तो आप केवल नारी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन नारी को आप प्रशासन करने का अधिकार तो नहीं दे रहे हैं। नारी को आप प्रशासन करने का निश्चित अधिकार रूप नहीं से दे आपका कहना है मुखियापति की अवधारणा केवल बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों में भी कहीं कम कहीं ज़्यादा निश्चित रूप से देखने को मिलती हैं। महिलाएं आरक्षित सीट जो है उसका हथियार बनकर मात्र रह गई हैं। पूरी तरह से जो प्रशासनिक जिन उद्देश्य से 50% उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो सफल होता दिख नहीं रहा। महिला प्रतिनिधियों के साथ ही डमी कैंडिडेट की भी बोलता है। ऐसा नहीं है कि केवल महिला आरक्षण भी है, डमी कैंडिडेट भी है। SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 20% OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी भी यदि जिस सीट पर देखा जाए OBC कैंडिडेट हैं, जित चुनकर आते हैं, SC ST कैंडिडेट चुन के आते हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि डमी कैंडिडेट ही होते हैं, लेकिन डमी कैंडिडेट की अधिकांशता रहती है। तो पंचायती राज के क्रियान्वयन में जो कार्यक्रम है उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं, जिससे पंचायती राज अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में अब तक सफल होता नहीं दिखा है। हाँ, हालांकि पंचायती राज के कार्यक्रम को यदि देखा जाए अब तक के, अध्यय संरचना का जरूर ज़बरदस्त विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज सफल नहीं हुआ, अध्यय संरचना का विकास हुआ। आप रोजगार को देखिए, मनरेगा के क्षेत्र में पंचायती राज सबसे बड़ी नोडल एजेंसी बन के काम कर रही है। मनरेगा में लोगों की सरकार तक पहुंच का जो सबसे नियरेस्ट संपर्क है वो पंचायती राज है। पंचायती राज बहुत सारी उपलब्धियों को समेटे हुए है, आगे भी निश्चित रूप से काम करेगी। इन उपलब्धियों का पंचायती राज में निवास करने वाले लोग लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं? मैं जितना लोगों के संपर्क में जाता हूं, तो मुझे बार बार एक ही चीज़ हर दरवाजे पे दस्तक देते हुए दिखती है कि व्यक्तिगत हित के आधार पर राजनीतिक विश्लेषण का एक प्रचलन है कि व्यक्तिगत हित हुआ कि नहीं। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है तो मुखिया अच्छे हैं, शौचालय मिला है तो मुखिया अच्छे हैं, पेंशन मिला है तो मुखिया अच्छे हैं, मुझे अन्न अनाज वगैरह सब मिल रहा है अंत्योदय योजना के अंतर्गत तो मुखिया अच्छे हैं। लेकिन क्या राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए आत्महित को उस तराजू पर रखना जरूरी है? आप यदि देखेंगे तो पूरे भारतीय संविधान में सामाजिक लोकतंत्र जो है उसकी बुनियाद है अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, ये सही है कि पंचायती राज संस्थाएं व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं, व्यक्तिगत लाभों को देखती हैं। 3M न केवल केंद्र लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों में, पंचायती राज के चुनावों में भी मनी मसल्स मीडिया अभी भी चुनाव को इस तरीके से जैसे हाईजैक करके रखती हैं। तो पंचायती राज में ये समस्या तो है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी भी व्यक्ति या कैंडिडेट के जो चरित्र है, जो योग्यता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। जातीय समीकरण भी ध्यान में रखा जाता है, निजी स्वार्थों की पूर्ति का यह एक साधन बन के रह गया है। हालांकि सारे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से यही है, लेकिन अधिकतम अभी भी बिहार में देखा जा सकता है। मैंने
जो अपनी गणना कर रखी है वो मेरी गणना कहती है कि जिस उम्मीदवार को 17 से 20% वोट मिलता है पंचायती चुनाव में, वह पंचायत प्रधान हो जाता है। शेष जो बचे हुए जो मतदाता होते हैं, जो उस जीते हुए प्रतिनिधि के मतदाता नहीं रहते हैं, या तो जो प्रधान है वो उनको लाभ नहीं देते हैं, या उनका उसके प्रति रवैया बदल जाता है, या वो मतदाता जो है वह दिल से कभी उस व्यक्ति को प्रधान मानने को स्वीकार नहीं होता। तो इन सारी बातों से एक मोटी बात निकल करके आती है कि पंचायती राज में जीने वाले लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारीकी को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा, 20-22% वोट पाने वाले पंचायत में चुनकर आ जाते हैं। निश्चित रूप से हालांकि इसकी जड़ें भारतीय चुनाव प्रणाली में है, उसमें सुधार अपेक्षित है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बार बार उल्लेख किया, हमारे यहाँ इलेक्शन का जो सिस्टम है, विनिंग सिस्टम है, वो फर्स्ट पास्ट पोल सिस्टम है। मैक्सिमम वोट प्राप्त करने वाला विजयी होगा, चाहे वो कितना भी कम वोट क्यों न करे, कितना ही कम वोट क्यों न पाए। तो सिस्टम एक वहीं से इस को कहा जा सकता है सर। तो आखिरी प्रश्न मैं आज के साक्षात्कार के लिए आपके सामने रखूं कि पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकारिणी समिति से जुड़े हुए हों या फिर वो न्यायिक समितियों से जुड़े हुए हों, ग्राम कचहरी भी है, या फिर जिसे छोटे छोटे टुकड़े में जो जनप्रतिनिधि को रखा जाता है जिसे वार्ड सदस्य वगैरह कहते हैं, तो ये जितने भी तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाइए तो बातें उठ करके सीधे शिफ्ट होती है कि विधानसभा में ये नहीं हो रहा है, लोकसभा में ये नहीं हो रहा है। मैंने कुछ जनप्रतिनिधियों का भी साक्षात्कार किया। एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं कि अगर पंचायत में कोई व्यक्ति परेशान है तो सबसे पहले मुखिया के दरवाजे पे दस्तक पड़ेगी, विधायक या सांसद के दरवाजे पे दस्तक नहीं पड़ेगी, और वह जो मुखिया है वह तो पारिवारिक है। और जिस तरह से दैनिक जीवन के खर्चे के लिए विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य के लिए सरकार ने वैतनिक व्यवस्था कर रखी है, या अन्य खर्चे वगैरह जो देते हैं उनको, पंचायती राज व्यवस्था में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में एकल पद जो हैं, मैं एकल पदों की बात करूं तो एकल पद पर आसीन लोगों के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कुछ दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते का प्रावधान किया गया है। हालांकि वो बहुत कम है और ये एक भ्रष्टाचार का भी कारण बनता है। आप देखेंगे निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि कुछ हद तक निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि लोग चुनाव में इतना खर्च करके आते हैं। अब उनका ध्यान, चूँकि चुनाव में मनी एक फैक्टर रहा है, उनका खर्चा हुआ रहता है, तो निश्चित रूप से वो उस खर्चे को की भरपाई करना चाहते हैं। देखिए, पंचायती राज के कार्यक्रम में सबसे बड़ी एक बाधा है कि रेगुलर बैठकें नहीं हो पाती हैं। यदि आप 29 कार्यसूची को बारीकी से देखेंगे तो साल में 6 बैठकें पंचायत समिति की होनी है, 4 बैठकें ग्राम सभा की होनी है और 4 बैठकें ग्राम कचहरी की होनी है, जिला परिषद की भी 4 बैठकें होनी है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो हो पाती ही नहीं है। तो बैठकें समय पर जब तक नहीं होगी तो पंचायत में क्या तत्कालीन समस्याएं हैं उनकी तरह ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट का भी रहता है डोर टू डोर करना, डोर टू डोर कैंपेन करना, डोर टू डोर मिलना, तो बड़े पटल पर बात निकल के सामने नहीं आ पाती हैं। तो इससे पंचायती राज के कार्यक्रम में भी कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। आपसे अनुमति लेकर एक छोटा सा और प्रश्न रखना चाहता हूं, चूँकि विगत दिनों में उन चीज़ों की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि आपदा काल को लेकर के बिहार में जो पंचायती राज चुनाव होना है उसमें एक्सटेंशन दिए जाएंगे, उसके समय काल को थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो बढ़े हुए समय काल में ये जो भार है पंचायत के प्रधानों का, पंचायत के जनप्रतिनिधियों का, यह पदभार अब किसके हिस्से में जाएगा? और यदि पदभार
आगे के पदाधिकारियों के हिस्से में जाएगा, सरकारी पदाधिकारियों के हिस्से में जाएगा, तो क्या यह लोकतंत्र के साथ उचित कदम है? देखिए, लोकतंत्र में कहा गया है, जैसे कि भारत में 243 अनुच्छेद ई की बात करें पंचायती राज के तहत, तो ये कहा गया है कि सबको 5 साल का कार्यकाल ही मिलेगा। यदि ये नहीं मिलता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, तो ये भी लोकतंत्र का एक तरीके से लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसका उल्लंघन होगा। दूसरी बात, एक परामर्श समिति के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की गई है, और ऐसा नहीं है कि आप केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो 5 साल का क्यों ना कार्यकाल हो, निश्चित रूप से 5 साल का ही कार्यकाल है, लेकिन जब तक अगली सरकारें, अगले मंत्रिमंडल रिप्लेस नहीं कर देंगे, तब तक जो पिछली थी वो पदमुक्त नहीं होती हैं। तो यहाँ भी भले परामर्श समिति के माध्यम से ही कार्य करेंगे, लेकिन जो भी अभी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका निश्चित रूप से बनी ही रहेंगी। तो सरकारों ने दोनों हितों में, लोकतांत्रिक हितों में भी दोनों लोकतांत्रिक हित ही हैं, में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया हुआ है। और जैसे ही कोविड का थोड़ा केसेस कम होगा, निश्चित रूप से सरकार फिर से चुनाव को कराने का करेगी प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। एक बार फिर मैं आपसे समय ले